तो आ जाओ, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब 4 मंथ्स के आसपास बचे नीट के लिए। ओवर द ईयर हमने काफ़ी सारे प्लान्स बनाए, काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज बनाई, काफ़ी सारे बच्चों ने काफ़ी सारी पढ़ाई भी करी। लेकिन अब लास्ट के 4 महीने बचे हैं जो एक्चुअली सबसे ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। तो इन 4 मंथ्स में क्या करना चाहिए, कैसे प्लान आउट करना चाहिए, थोड़ा सा वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहली चीज़, अगर 4 मंथ्स बचे हैं और अगर तुम स्क्रैच से चालू कर रहे हो तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि भैया क्या हम कर पाएंगे, विल वी बी एबल टू क्रैक नीट। तो इसका बिल्कुल सिंपल सोल्यूशन ये है कि येस यू कैन, बट इसमें प्री रिक्वेजिट है। प्री रिक्वेजिट मतलब प्री रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या चीज़ें हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस है जो ये डिटरमाइन करेंगी कि तुम क्रैक कर पाओगे कि नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो, अगर तुम्हारे पास 4 मंथ्स बचे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुम बिल्कुल स्क्रैच से लेके चलो और पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे भागो। ठीक है, यू हैव टू कीप इन माइंड कि अगर 4 मंथ्स बचे, आई हैव टू फोकस ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या करना है और कैसे करना है, कहाँ से करना है, वो भी मैं बताऊँगा। सबसे पहली चीज़, अगर तुम स्क्रैच से चालू कर रहे हो, सारे चैप्टर्स की वेटेज देखो। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने हैं। अगर तुम्हें लग रहा है ये थोड़ा हेक्टिक काम है, तो मैंने एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बनाई है फिजिक्स और केमिस्ट्री की, जहाँ से सबसे ज़्यादा रिपीटेड टॉपिक्स मैंने लिख दिए लास्ट 5 to 7 ईयर्स के। ये टॉपिक्स वो हैं जो लास्ट 5 to 7 ईयर्स में सबसे ज़्यादा रिपीट हो रखे हैं। और लास्ट ईयर भी यहाँ से 170 प्लस फिजिक्स एंड 165 प्लस केमिस्ट्री का पेपर आया था। कीपिंग दैट इन माइंड, आई थिंक इस साल भी आ सकता है, तो उस लिस्ट को पहले तुम्हें करना चाहिए। कहाँ से करनी है लिस्ट, कहाँ से मिलेगी, नीचे टेलीग्राम का लिंक मैंने डाल रखा है, ऐप वगैरह सबका लिंक है, वहाँ पे हमने अपलोड कर रखी है। सेकेंड चीज़ पे आ जाते हैं कि भैया बायो कैसे करें। अगर तुम बिल्कुल स्क्रैच पे हो, तुम्हें नहीं समझ आ रहा क्या करना है, तो देखो, सबसे पहला स्टेप ये है कि 0 से तुम 300-400 नंबर तक तो पहुँचो। और अगर तुम्हें 300-400 नंबर तक पहुँचना है तो इट इज़ वेरी एसेंशियल कि तुम्हारी बायो स्ट्रांग हो। अगर बायो वीक रह जाएगी तो तुम कभी 400 नंबर पार नहीं कर पाओगे। समझ आ रहा है? क्योंकि देखो, बायो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे अगर तुम्हारे 340 350 प्लस नहीं आ रहे हैं तो तुम 650 प्लस का टारगेट नहीं ले पाओगे, रियलिस्टिकली नहीं ले पाओगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि भैया बायो तो हम लास्ट में कर लेंगे, ठीक है, अभी फिजिक्स केमिस्ट्री पे फोकस कर लेते हैं। एंड ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री इंप्रूव भी होती है, लेकिन लास्ट में आते आते बायो में नेगेटिव्स हो जाते हैं। आई डोंट वांट दैट टू हैपन। बायो तुम्हारा प्राइमरी फोकस हमेशा होना चाहिए, क्योंकि बायो स्कोरिंग होता है। तो मैं ये नहीं चाहता कि तुम अभी फिजिक्स केमिस्ट्री के करने के बहाने बायो को नेग्लेक्ट कर दो। बायो को नेग्लेक्ट नहीं करना है। अब देखो, बायो का जो चैप्टर होता है ना, उसमें हमने एनालिसिस किया, आपको याद होगा लास्ट ईयर हमने सूर्य सूर्य प्लस की टेस्ट सीरीज निकाली थी। तो उस टेस्ट सीरीज को निकालते समय हमने पूरा एनालिसिस किया था पेपर का, एंड वी रियलाइज्ड कि पूरे पेपर में, खासकर बायो में, जो चैप्टर होता है ना, उस चैप्टर में 4 चीज़ें हैं जहाँ से मेजॉरिटी ऑफ पेपर आता है: एग्जाम्पल्स, टेबल्स, डायग्राम, समरी। तो इसका मतलब अगर तुम ये 4 चीज़ें अच्छे से कर लेते हो तो तुम्हारा मेजॉरिटी ऑफ पेपर तो यहीं से आने वाला है, तो मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें तुम्हारी वैसी कवर हो जाएंगी। तो इसलिए मैं तुम्हें, बच्चों को यही सजेस्ट करता हूँ कि देखो, अगर तुम्हें क्विक रिवीजन करना है या बायो का सिलेबस जल्दी ख़त्म करना है, या तुम्हें लगता है भैया बहुत सिलेबस बचा है, कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ से स्टार्ट करें, तो एक चैप्टर पकड़ो, उस चैप्टर में से 4 चीज़ें करनी चालू कर दो: एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी। ठीक है, 4 महीने बचे आए नो, 4 महीने में देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तुम अपने वीक एरियाज़ को टारगेट करो। वीक एरियाज़ को टारगेट करने का मतलब ये है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई मेरे वीक एरिया है क्या, कौन सी चीज़ें जहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है, कौन सी चीज़ें जहाँ के क्वेश्चन करने के बाद भी गलत हो जाते हैं, सिली मिस्टेक हो जाती है, थ्योरी में पढ़ भी लूँ तो भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्वेश्चन बनते नहीं है। ये कैसे पता चलेगा? जब तुम क्वेश्चन लगाओगे। तो इसलिए मैंने हमेशा बोला है, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाओ, पार्ट सिलेबस मत लगाओ। देखो, पार्ट सिलेबस मॉक टेस्ट की हो सकता है कुछ खूबियाँ हो, ठीक है, ठीक है, तुमने अगर 4 चैप्टर पढ़े, 4 चैप्टर का पार्ट सिलेबस लगाया, तो तुम्हें लगता है जो मैंने पढ़ा उसका एनालिसिस हुआ और जो मैंने नहीं पढ़ा वो नहीं पूछा, तो एक तरीके से इक्वालिटी रह गई। बट दैट इज़ नॉट द केस। फुल सिलेबस टेस्ट लगाने के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, पता है क्या? सबसे बड़ी चीज़, अगर तुम फुल सिलेबस टेस्ट लगाओगे तो तुम्हें पूरे सिलेबस से क्वेश्चन मिलेंगे। अब चलो, मान लिया तुमने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा, लेकिन क्वेश्चन तो हर सिलेबस से है ना, तो वहाँ पे एक कन्फ्यूजिंग एलिमेंट आ जाता है। अगर तुमने एक चैप्टर पढ़ा और उसके क्वेश्चन लगाए, वो सही हो जाएंगे। अगर तुमने एक चैप्टर पढ़ा, वहाँ 10 चैप्टर के क्वेश्चन है, तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगी कि यार मैंने जो पढ़ा था वो फॉर्मूला यहाँ लगता है कि नहीं, है ना। मिक्स बैक क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज़, जब आप पार्ट सिलेबस लगाते हो तो आपने देखा होगा जितने, आई गेस, लिमिटेड चैप्टर्स होते हैं उनके ही पेपर बनाते हैं वो, राइट। 4 पेपर्स हो गए, 5 पेपर्स हो गए, या 10 चैप्टर्स हो गए जिनके पेपर बना दिए। जब आप फुल सिलेबस टेस्ट लगाते हो तो एक एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स होता है, ठीक है। जब आप पार्ट सिलेबस लगाते हो तो कुछ चैप्टर्स में ज़्यादा इन डेप्थ पूछते हैं वो, जितना ज़रूरत नहीं होती जाने की, ठीक है।
तो नीट के लेवल से हो सकता है थोड़ा सा बाहर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए। तो इसलिए कभी भी पार्ट सिलेबस के स्कोर्स आर नॉट अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ वेयर यू स्टैंड। फुल सिलेबस के होते हैं। थर्ड पॉइंट ये कि फुल सिलेबस टेस्ट लगाओगे तुम्हें पता चलेगा तुम स्टैंड कहाँ करते हो, ठीक है। डजेंट मैटर कि तुम्हारा स्कोर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, वो तो सेकेंडरी है। व्हाट मैटर्स इज एनालिसिस। मैं चाहूँगा कि अगर अभी तुम चालू कर रहे हो एक एनालिसिस नोटबुक बना लो। सबसे पहला काम यही होना चाहिए, एक एनालिसिस नोटबुक बनाओ, उसमें जितने मॉक टेस्ट लगा रहे हो, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, जो क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, जिस क्वेश्चन में तुमने तुक्का मारा तुक्के से सही हो गया, जो क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग था, जो क्वेश्चन तुमने एलिमिनेशन से ठीक है, जो क्वेश्चन तुमने छोड़ दिया, सारे क्वेश्चन लिखो। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, उसमें फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट क्या यूज़ होता है और एक्चुअल गलती तुमसे क्या हुई। तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक थी या फिर सिली मिस्टेक थी या फिर कोई भी मिस्टेक, जो भी तुम्हारी मिस्टेक थी वो लिखो वहाँ पे। इससे तुम्हें एग्जैक्ट पता चलेगा, पिन पॉइंट कर पाओगे कि पूरे सिलेबस में से क्या मुझे नहीं आता, क्या मेरी गलती होती है। वंस दिस हैपन्स तो उस चीज़ पे फोकस करो, ठीक है। बाकी मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि बार बार अपनी स्ट्रैटेजीज मत बदला करो। अभी 4 मंथ्स बचे हैं, 4 मंथ्स की एक स्ट्रैटेजी मैं अगली वीडियो में तुम्हें बना के दे दूंगा, ठीक है। इफ़ यू वांट फॉलो दैट, इफ़ यू डोंट वांट टू फॉलो दैट, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा हमारे हेल वीक चैलेंजेस आएंगे। चैलेंजेस हम लोग निकालते रहते हैं ना, 1 वीक में पूरी बायो कैसे करनी है कवर, वो सब चैलेंजेस हम निकालते हैं, वो सब चीज़ें आती रहेंगी। बट माई कंसर्न इज कि यार अगर तुम एक चीज़ चालू करते हो उसको ख़त्म करा करो। और ये मत करा करो कि भैया अब तो जैसे मैं 12 बजे से पढ़ने बैठूंगा, अभी तो 11:50 हो रहे हैं, या फिर 12 बज जाते हैं और 12:10 हो जाते हैं, तो लगता है भैया अब तो 12:30 से पढ़ेंगे, 12:10 हो गए। ये वाली चीज़ है ना, बहुत खतरनाक होती है और इससे बहुत टाइम वेस्ट होता है। एक्चुअली में बहुत टाइम वेस्ट होता है। डोंट डू दिस। और अगर तुम्हें लगता है कि भैया मैं बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ पाता हूँ, आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जो 3 घंटे 4 घंटे बैठ के सिटिंग लगाए, या डजेंट मैटर। अगर तुम 3-4 घंटे की सिटिंग नहीं लगा पा रहे हो तो अपने टारगेट्स लेके चलो कि यार आज मुझे ये टॉपिक ख़त्म करना है, आज मुझे चैप्टर ख़त्म करना है, आज मुझे इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस लगानी है। बिना ये लगाए मैं सोऊंगा नहीं, बिना ये लगाए मैं सोने नहीं जाऊँगा। जब तक वो कंप्लीट नहीं होता सोने मत जाओ। देखो यार, आई नो बहुत टफ है, बहुत टफ है, ईजी नहीं है नीट। इस साल तो 28 लाख के आसपास बच्चे नीट देंगे, लेकिन क्या 28 लाख में से 28 लाख बच्चे तुम्हारे कॉम्पिटिटर है? सबसे बड़ी बात तो यही है ना, नहीं है। बहुत सारे बस देने के लिए देते हैं, बहुत सारे बिना पढ़े देते हैं, बहुत सारे होते हैं जो ठीक है दे देंगे, कर लेंगे, हो जाएगा। वो तुम्हारे कॉम्पिटिटर नहीं है। तुम्हारे कॉम्पिटिटर होते हैं ऊपर के 2.5 लाख के आसपास लोग, ठीक है। उनके साथ तुम्हें compete करना है। तो कभी भी ये मत सोच के चलो कि भैया इतने सारे लोग हैं, इतनी कम सीट से कैसे होगा। दे आर नॉट योर कॉम्पिटिटर्स एंड यू नो योर पोटेंशियल। तुम्हारे अंदर अच्छा खासा पोटेंशियल है, उसको टैप इन करना पड़ेगा, राइट। तो देखो, अगर 4 महीने बचे हैं, तुम्हें नहीं समझ आ रहा कैसे कहाँ से चालू करना है, फर्स्ट थिंग इज एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाओ, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम स्टैंड कहाँ करते हो। वंस तुम्हें पता चल गया कि भाई मैं यहाँ स्टैंड करता हूँ, दिस इज़ माई वीक एरिया, ये वो चैप्टर जो मैंने पढ़े फिर भी क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, ये वो क्वेश्चन है जहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वंस ऑल ऑफ दिस हैपन्स, देन सेकेंड पॉइंट आता है। सेकेंड पॉइंट है कि वंस तुम्हें वीक एरिया पता चल गया, उसको टारगेट कैसे करें। क्योंकि यू नो फॉर श्योर कि यार अगर 4 महीने हैं तो मैं स्क्रैच से लेके सब कुछ नहीं कर सकता, और अगर मैंने सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस किया तो मेरी मॉक टेस्ट की सीरीज़ रह जाएंगी, मॉक टेस्ट नहीं लगा पाऊंगा, रिवीजन नहीं कर पाऊंगा, बैकलॉग नहीं क्लियर कर पाऊंगा, दोबारा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि अगर स्क्रैच से लेके चलोगे, 7-8 घंटे के लेक्चर लगाने चलोगे, तो तुम्हारा मार्च एंड तक या हो सकता है अप्रैल तक सिलेबस खत्म हो। तो यार मई में तो पेपर ही है, फुल सिलेबस टेस्ट कब लगाओगे, एनालिसिस कब करोगे, एनसीईआरटी डायसेक्शन कब करोगे, है ना। तो इसलिए इस समय मैं चाहूँगा पहले वो चीज़ें करो जो पेपर में आती हैं। अब देखो, तुमने फुल सिलेबस टेस्ट लगाया, तुम्हें पता चल गया भैया मेरे वीक एरियाज़ क्या है। कैसे पता चला? तुमने एक एनालिसिस नोटबुक बनाई। एनालिसिस नोटबुक बनाना बहुत ज़रूरी है, ये मिस्टेक नोटबुक नहीं है। पहली बात तो बहुत सारे लोग आजकल यूट्यूब में मिस्टेक नोटबुक करते हैं, ये वो नहीं है, ठीक है। मिस्टेक नोटबुक में तुम बस मिस्टेक्स लिखते हो, जो भी है मुझे नहीं पता। एनालिसिस नोटबुक में क्या करना है? एनालिसिस नोटबुक में जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ, जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, जो क्वेश्चन आपने तुक्के से सही किया, जो क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हो गई, जो क्वेश्चन में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया, एलिमिनेशन से सही किया, वो सारे क्वेश्चन लिखोगे। क्वेश्चन लिखने के बाद चैप्टर का नेम, चैप्टर नेम के बाद टॉपिक का नेम, कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, उसके बाद लिखोगे उस क्वेश्चन में दिक्कत क्या आई, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ हुआ, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ जो तुम्हें आया नहीं। एक नोटबुक ऐसी बनाओ ताकि लास्ट में आते आते उसी को फ्लिप थ्रू करते रहो।
भाई सारे वीक एरिया तुम्हारे एक जगह लिख दिए तुमने नोटबुक में। अब वहाँ पे तुम्हें पता चल यार इस वाले टॉपिक के क्वेश्चन मेरे कम से कम 10 बार गलत हुए, मतलब ये टॉपिक मुझे नहीं आता। अब तुम देखो ये टॉपिक की वेटेज क्या है नीट में, ये कैसे करोगे। मैंने एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बनाई थी फिजिक्स और केमिस्ट्री की, जैसा मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है। उस लिस्ट को अच्छे से देखो, नीचे तुम्हें टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ मैंने अपलोड कर रखी है। ऐप का लिंक मिलेगा, फ्री मटेरियल्स में हमारे पास बहुत सारे मटेरियल है, वहाँ भी मैंने अपलोड कर रखी है। वो लिस्ट ऐसी नहीं बनाई मैंने। हमने क्या किया, हमने लास्ट 5 to 7 ईयर्स के पेपर उठाए, हमने देखा कौन से टॉपिक हैं जो सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है, एनटीए के फेवरेट टॉपिक्स हैं। उन टॉपिक्स को हमने कंपाइल कर दिया। चैप्टर नहीं है, टॉपिक्स है फिजिक्स और केमिस्ट्री के। तो उन टॉपिक्स को एक बार देखो और देखो उनमें से कौन सा टॉपिक तुम्हारा गलत हो रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर 170 प्लस फिजिक्स में और 165 प्लस केमिस्ट्री में वहीं से आया था। लिस्ट ऑफ टॉपिक्स तुम्हें नीचे मिल जाएगी, ठीक है। हालांकि मैंने इसकी प्रूफ वीडियोस बनाई है, बट उसको छोड़ो, नीचे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मिल जाएगी। लास्ट ईयर का पेपर उठाओ, तुम खुद साइड बाय साइड डिटर्मिनेशन करके देख सकते हो कि कितना आया कितना नहीं आया। तो मैं सजेस्ट करूंगा पहले वो करूं। अब आ जाते हैं बायो में कि भैया बायो कैसे करें। देखो बायो में अच्छा स्कोर करना ज़रूरी है। इस समय बहुत बच्चे ऐसा करेंगे कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री को प्रायोरिटाइज करेंगे, बायो तो हो जाएगी बाद में, ईजी लगती है। ईजी लगने की बात नहीं है, लगने की बात है ही नहीं नीट में। भाई अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें चैप्टर आता है, डजेंट मैटर क्या उसके क्वेश्चन बन पा रहे हैं, दैट इज़ व्हाट दैट मैटर्स। क्वेश्चन बनाना सीखो। बायो में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि देखो तुम 340 350 क्रॉस करो, तभी तुम आगे जा पाओगे यार, है ना। अगर ये क्रॉस करना है तो तुम्हें पता होना चाहिए बायो में क्वेश्चन कहाँ से उठते हैं। तो इसके लिए भी हमने एनालिसिस किया। एक चैप्टर में 73% ऑफ क्वेश्चंस, बहुत ध्यान से सुनना, लास्ट ईयर पूरी बायो में 73% ऑफ क्वेश्चंस हमारे 4 जगह से आए थे। एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी। क्या 4 जगह थी? एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी। इन 4 जगह से 73% ऑफ बायो का पेपर लास्ट ईयर हमारा आया था। इसका मतलब ये 4 चीज़ें पहले तुम अगर कर लो तो मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें तो तुमने कर ही ली। और एक चैप्टर में इंपॉर्टेंट होता क्या है यार, यही तो चीज़ें होती हैं। एग्जाम्पल्स पूछ लेंगे, वो मैच द फॉलोइंग में एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, आजकल असर्शन रीज़न आ गया उसमें पूछ लेते हैं। एग्जाम्पल के बाद टेबल्स हैं, टेबल्स में भी काफ़ी सारे वो मैच द फॉलोइंग पूछ लेते हैं। डायग्राम है, डायग्राम में आजकल वो लेबलिंग पूछ लेते हैं। समरी है, समरी से असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, ट्रू एंड फॉल्स, ये सारे क्वेश्चन समरी से उठाए जाते हैं, है ना। फिजिक्स के एनसीईआरटी खोलोगे, वहाँ पे पॉइंट्स टू पॉन्डर की टेबल है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, इंटेक्स क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक में बैक एक्सरसाइजेस है जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ऑर्गेनिक में अंदर जितने कन्वर्जन्स हैं, इंटरमीडिएट्स हैं, जितने कंपाउंड यूज़ होते हैं, रिएजेंट्स यूज़ होते हैं, वो पूछे जाते हैं। एक भी कंपाउंड एनसीईआरटी के बाहर का नहीं पूछा जाता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, जितने एग्जेम्पशंस होते हैं ना कि यार ये एक पिक्यूलर एग्जाम्पल है, बाकी सारे ट्रेंड फॉलो करते हैं, ये नहीं करता है, वही तो पूछा जाता है। तो एनसीईआरटी से बाहर जाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी पूरी उठा के चिट्ठा बना के पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए वहाँ पूछा कहाँ से जाता है, पहले वो चीज़ें करो। एनसीईआरटी डायसेक्शन कैसे करना है मैं तुम्हें बताऊँगा, बट फर्स्ट आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना इनफ है। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये कि हालांकि नीट के लिए 4 महीने बचे हैं, तुम्हारा जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि भैया कैन आई क्रैक नीट इफ़ आई स्टार्ट टुडे? येस यू कैन, येस यू कैन। इट इज़ टफ, इट इज़ वेरी टफ, आई नो, लेकिन इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। अगर तुम मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स कर लेते हो, 150 प्लस फिजिक्स, 150 प्लस केमिस्ट्री आएगा। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी कर लेते हो, 73% पेपर वहीं से आता है। लास्ट 10 साल के पीवाई की उठा के उनकी एनालिसिस नोटबुक बना के अच्छे से करते हो, वहाँ से भी क्वेश्चंस रिपीट होंगे, टॉपिक्स रिपीट होंगे। अगर तुम इतना कर लेते हो, इसके बाद हमारी सूर्य प्लस की टेस्ट सीरीज आएंगी। लास्ट ईयर 712 नंबर का पेपर हमने सूर्य प्लस से प्रिडिक्ट किया था, है ना। तो इस साल भी हम करेंगे। तो ये सब करने के बाद क्यों नहीं होगा सिलेक्शन? अगर 1% चांस भी है दैट यू कैन एक्सीड, डोंट यू थिंक यू वांट टू गिव दैट चांस टू योरसेल्फ, है ना। अगर तुम अपने ऊपर गिव अप कर दोगे तो कोई तुम्हारे ऊपर क्यों बिलीव करेगा? तो अगर 1% चांस भी है, यू विल फाइट फॉर दैट चांस, ठीक है। अभी भी 4 महीने हैं, डोंट गिव अप, होगा।